फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर नंबर 10 में देखे थे कि प्रेशर मेजरमेंट की सारी जो डिवाइसेस थी हमारी मैनोमीटर्स दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं अपन, सिंपल मैनोमीटर्स एज वेल एज डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। तो उन पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवाना चाहूँगा सिंपल पर, और डिफरेंशियल पर मैं आपको बताऊँगा थोड़ा बहुत, तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम किस तरह से प्रेशर को मेजर करते हैं। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। कैलकुलेट pressure at point A। देखो भाई, ये अपन को क्वेश्चन दिया है, यूट्यूब मैनोमीटर का है, और यूट्यूब मैनोमीटर भी कौन सा है हमारा, ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। आपको दिख रहा है भाई ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है। तो इसमें हमको ए पॉइंट, कोई पाइप है, पाइप में कोई पॉइंट होगा ए, उस पॉइंट पर हमको प्रेशर चाहिए। उस पाइप में क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। तो उसके सेंटर पर है, तो सेंटर पर हमने यूट्यूब मैनोमीटर को लगा दिया। तो जितना भी प्रेशर था उस प्रेशर के कारण यूट्यूब में जो मैनोमीट्रिक लिक्विड क्या है, मरकरी, मरकरी का लेवल चढ़ गया इसमें। ठीक है, तो कितना चढ़ा है ये 3 मीटर, मतलब इस लेवल से ऊपर कितना है ये 3 मीटर है, और ये हाइट कितनी है 2 मीटर है। तो 3 मीटर ऊपर जा चुका है। तो हमें क्या निकालना है, हमें कुल मिला के ज्ञात करना है कि इसमें जो प्रेशर है वो कितना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे, वही सिंपल से अपन इक्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसको हम मान लेते हैं ये अपना क्वेश्चन का है भाई। आपको बता देता हूँ, ये जो है डायग्राम, ये क्वेश्चन का डायग्राम है। सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन इसका यहीं पर लिख देता हूँ, चलो सॉल्यूशन। तो मैंने ये अपनी तरफ से बनाया ये बी डैश। वैसे अपन अलग से इसको नीचे उतारेंगे, दोबारा से डायग्राम फिर बनाएंगे ये, लेकिन मैं अलग से बना दिया, ये इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया बी डैश। अपन को प्रेशर निकालना, अपन क्या करेंगे, अपन को पता है प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी डैश। तो बी पर प्रेशर कितना है अपना, पी ए पॉइंट पर प्रेशर प्लस में इस लिक्विड की हाइट के कारण प्रेशर क्या होता है हमारा, रो जी एच, इसको H1 बोल देता हूँ, इसको रो 1 जी H1 बराबर इस पर कितना होगा, ये होगा मेरा रो 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो लिक्विड है इससे अलग है। इसका मैंने रो 1 मान लिया, इसका रो 2 मान लिया डेंसिटी, रो 2 जी, और इस हाइट को क्या मान लिया मैंने, H2। तो प्रेशर पी ए पॉइंट पर प्रेशर पी ए बराबर क्या हो गया, रो 2 जी H2 माइनस रो 1 जी H1। ठीक है भाई, अब क्या करूँगा, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो इसके बाद में वैल्यूज़ में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। देखिए पी ए इज इक्वल्स टू रो 2 जी H2, रो टू कितना है इसका, इसकी डेंसिटी, इसकी मुझे डेंसिटी निकालनी है। क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको किसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आपको उसकी डेंसिटी भी पता है, ठीक है ना। और अगर आपको डेंसिटी पता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। आपको पता है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है इसकी, ये दे रखी 13.5, और इसकी आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी, मतलब ये निकालनी है। तो डेंसिटी निकालने के क्या करोगे, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये इसको इधर गुणा कर दूंगा मैं, g इंटू में रो W बराबर रो। तो अगर आपको भाई g दे रखा है और रो निकालना है
तो क्या करोगे, जी को रो डब्ल्यू अपन को पता है 1000 होता है, फिक्स है वैल्यू, तो जी को 1000 से गुणा कर दो, डेंसिटी आ जाएगा। और अगर आपको डेंसिटी दे रखी है और जी निकालना है तो डेंसिटी में रो डब्ल्यू का भाग दे दो तो जी आ जाएगा। मतलब आपको कोई भी एक चीज़ पता है तो दोनों ही चीज़ें पता है, अगर आपको जी पता है तो रो पता है, रो पता है तो जी पता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई ये चीज़ मैं लिखवाऊंगा नहीं यहाँ पे क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अब ये आपकी कॉमन सेंस होना चाहिए, आप अपने याद रखने के लिए लिख सकते हो। तो भाई ये रो टू जो है मैं कितना लिख दूँ इसको, 13,500, ठीक है, 13,500। और ये जो है हमारा जी, इसको 10 मान लीजिए, इंटू में H2, हाइट कितनी है इसकी 3 मीटर, माइनस ये कितना है रो वन कितना है अपना, रो वन है 1000, इंटू में जी कितना है 10 मान लीजिए, इंटू में H1 कितना है, ये हाइट 2 मीटर। इसको सॉल्व करना है बस अपन को, सॉल्व कर लीजिए आप। 135 पकड़ाना मोबाइल, एक मिनट। देखिए ये अपना माइनस कितना आ गया, ये बराबर इसमें से अपन 385 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये कितना आया अपना, ये आया इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ, ये तो मेरा ए पॉइंट पर प्रेशर आया है किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं, मेरे को तो इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड बताओ। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जिस भी हेड के रूप में आपको पूछ रहा है ना वो, तो कुछ नहीं करना, उस पी के अंदर अपन किसका भाग दे देंगे, दोनों तरफ रो डब्ल्यू जी का। रो डब्ल्यू अगर वाटर की पूछ रहा है तो रो वाटर जी, रो वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है। अब देखो मैं लिखता हूँ, इसी में लिख देता हूँ मैं, ये तो अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया है। अब लिखते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड। क्या करेंगे, जो भी है आप उसमें वाटर हेड में चाहिए तो वाटर का डेंसिटी इंटू में जी का भाग दे देंगे दोनों तरफ, 385,000 पॉइंट। वाटर डेंसिटी कितनी होती है भाई इसमें पी की वैल्यू यही तो है अपनी, पी की वैल्यू कितनी है ये, उसमें किसका भाग देना है, रो वाटर 1000 इंटू में 10, ठीक है। जी को मैंने 10 मान रखा है, तो कितना आ गया अपना 38.5 मीटर ऑफ वाटर हेड। ऐसे पढ़ते हैं। तो अब आपको क्लियर है, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि इस तरह से अपन इतना लेते हैं, तो क्या चीज़ लेते हैं अपन, इस तरह से अपन इसको लेते हैं 38.5 मीटर ऑफ वाटर हेड। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई मेरे को तो इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड बताओ, इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड, मरकरी हेड के रूप में तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो पी ए है भाई उसमें रो एच जी इंटू में जी, एच जी का मतलब मरकरी होता है, इंटू में जी आपको पता ही है। तो कितना दे रखा है 38, इसमें भाग देना है मरकरी की डेंसिटी का इंटू में 10। कितना आया ये आया अपना 385 0.285। अब आप देख लीजिए मरकरी हेड के रूप में कितना आया है, मरकरी हेड के रूप में आया 0.285 मीटर ऑफ मरकरी हेड। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, इन तीनों लाइनों का मतलब समझो, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन तो कर दोगे, आंसर भी निकाल दोगे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पाओगे कि प्रेशर की वैल्यू
इस वाले केस में इस पाइप में ये पॉइंट पर प्रेशर है 3,85,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमको समझ में आता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें प्रेशर वाटर हेड के टर्म में, मैंने बोल दिया भाई कितना प्रेशर है, तो दूसरा व्यक्ति मुझे कह रहा है 38.5 मीटर ऑफ वाटर हेड, ये बात समझ नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर इतना प्रेशर है जितना कि अगर मैं इसमें एक कोई नली लगा दूँ ना, वो नली लगा कर उसमें पानी भरूँ कितना 38.5 मीटर तक ऊंचाई का, तो उस पानी के द्वारा जो प्रेशर लगेगा मेरे हाथ पे उतना ही प्रेशर है इस पॉइंट पर, समझ गए। पानी ज़्यादा भरना पड़ेगा, मरकरी भारी होती है पानी से तो मरकरी कम भरनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं किसी नली के अंदर 0.285 मीटर मरकरी भर दूँ, उस मरकरी के द्वारा जितना प्रेशर लग रहा है वही प्रेशर है यहाँ पर, उतना ही प्रेशर है, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब ये होता है, इस तरह से अपन निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं किसके ऊपर, जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके ऊपर करके देखते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, इसको उतार लो आप, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो अपन ने निकाले थे ना उन चीज़ों को आप कोरिलेट कर पाओगे। क्वेश्चन देखते हैं भाई, कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट, दोनों पॉइंट पर अपन को प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है। ए और बी दो पॉइंट कौन से हैं, अब देखिए भाई, ये आपको दे रखे हैं कोई पाइप है, उसके दो सेक्शन दे रखे हैं इस तरह से, एक यहाँ एक आगे। उन दोनों पॉइंट पर हमने यूट्यूब लगा दी, उन दोनों पॉइंट पर ए और बी पॉइंट के बीच में हमको प्रेशर का डिफरेंस पूछ रहा है भाई। किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, वही अब ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है हमारा, तो हमें तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर भी आपका मरकरी का लेवल है वहाँ से आप पकड़ोगे, एक लाइन खींच दोगे सीधी। तो आप देखो यहाँ से, देखो ये कॉन्टिन्यूस मास मीडियम है कि नहीं, ये देखो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये इस पॉइंट पर मरकरी है और यहाँ पर पूरे पर मरकरी है, तो कॉन्टिन्यूस वाले पॉइंट पर ये बी तो रहने दो क्योंकि बी पहले से लिखा हुआ है, इसको सी डैश बोल देते हैं अपन। तो मतलब सी पॉइंट से ऊपर का प्रेशर और सी डैश से ऊपर का प्रेशर दोनों क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, पास कर लो कहता है भाई। ये देखो सेम लेवल है क्या नहीं, इस पर सभी डायरेक्शन प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, तो इससे ऊपर का प्रेशर इससे ऊपर प्रेशर सेम हो। अब आप सोच रहे हो सर हम यहाँ से ले रहे हैं क्या इसको, इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर भी तो देखो, यहाँ इससे ऊपर भी तो केवल क्या है, पानी है, इससे ऊपर भी पानी है, ये पानी भरा हुआ है, ये मरकरी है। तो अगर आप इस लेवल से लोगे ना भैया तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है नीचे, इससे ऊपर तो दोनों तरफ पानी है, लेकिन यहाँ तो पानी फिर मरकरी और ये मरकरी। तो हमेशा क्या लेना, सेम लिक्विड होना चाहिए। अब मान लो इसमें मरकरी की जगह एक लिक्विड और भरा होता है यहाँ पे ब्रोमोफॉल, तो आप क्या, और ब्रोमोफॉल की हाइट यहाँ पर होती, तो आप ऐसे लेते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, तब भी अपन यहीं से लेते हैं नीचे से। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कॉन्टिन्यूस लिक्विड है आप वहाँ से हमेशा लोगे, ठीक है भाई। अपन बात करते हैं कैसे निकालें, तो वही सिंपल सा अपना तरीका है।
सॉल्यूशन कभी भी आपको मरकरी की डेंसिटी नहीं देता है तो आपको वही 13,500 लेनी है, ठीक है ना। और कोई लिक्विड भरा है तो उसकी डेंसिटी आपको दे करके रखेगा। तो ये हाइट आपको दे रखी 5 मीटर है, 3 मीटर है, ये क्या हो गई ऑटोमेटिकली 2 हो गई, वो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। तो अपन लिखते हैं भाई कि प्रेशर, वही अपनी सेम इक्वेशन, अपन एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, प्रेशर एट पॉइंट सी बराबर प्रेशर एट पॉइंट सी डैश। सी पर जो प्रेशर है उतना ही सी है। तो सी पर प्रेशर किसके बराबर होगा, एक तो ये वाला प्रेशर प्लस में ये प्रेशर, और बी पर क्या होगा, ये प्रेशर मतलब बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो, प्लस में इस लिक्विड का प्रेशर, प्लस में इसका प्रेशर। तो ये प्रेशर क्या है अपना, ये है पी ए, प्लस में इसका प्रेशर क्या हो गया, ये हो गया मेरा इसको ρ1 GH1। देखो मैं डेंसिटी को ρ1 क्यों लिख रहा हूँ, ये एक पहले लिक्विड की डेंसिटी है, ये दूसरा लिक्विड है, इसको अपन ρ2 लिखेंगे, उसके बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो बस ये दो चीज़ पे ही खत्म हो गया, प्रेशर सी पॉइंट पर तो, और सी डैश पर क्या होगा, एक तो इसका प्रेशर, ऊपर से चलो आप PB प्लस में इसका प्रेशर हो गया। ये क्या आएगा बताओ, ρ1 है या ρ2 है, ρ1 ही आएगा। ये क्या आएगा मेरा ρ1 G, लेकिन हाइट क्या है, हाइट अलग है, इस हाइट को मैं H2 नाम दे देता हूँ, इसको H2 दे दिए, ये H1 H2 और ये H3। और उसके बाद में फिर कौन सा होगा इस पर प्रेशर, इसके कारण प्रेशर, इस लिक्विड का प्रेशर क्या होगा ρGH, रो कौन सा आएगा, इस बार रो चेंज हो जाएगा, ρ2 हो जाएगा G, और ये हो जाएगा हाइट इसकी अलग है, ये होगी मेरी H3। ठीक है भाई, अब मुझे डिफरेंस चाहिए A और B पॉइंट के बीच, तो PB को इधर ले आता हूँ, तो PA माइनस PB कर देता हूँ, और यही तो चाहिए मेरे को प्रेशर डिफरेंस, इसको उधर भेज देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है ρ1 GH2 प्लस ρ2 GH3 माइनस ρ1 GH1। अब मैं वैल्यूज को पुट करूँगा, तो प्रेशर डिफरेंस जो है मेरा, इसको मैं अब थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ भाई मैं इसको, देखो ये PA माइनस PB, PA माइनस PB बराबर ρ1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 कितनी है, पानी की डेंसिटी 1000, G की वैल्यू 10 मान लो, H2 मतलब ये वाला, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, H2 कितना होगा मेरा 2 मीटर। ध्यान देना भाई ये H2 इसको मान रहा है, ठीक है ना, 2 मीटर, 2 मीटर को तो कैंसिल ही कर दो, क्योंकि अपन प्लस में ρ2 मतलब इस वाले की डेंसिटी 13,500 गुणा में G 10, H3 इसकी जो हाइट है 3 मीटर, माइनस ρ1 भाई 1000, G 10 और H1 कितना है, ये 5 मीटर। तो PA माइनस PB बराबर कितना हो गया, ये हो गया अपना 20,000 प्लस में ये हो गया 135 या 105, 405, ठीक है, माइनस ये हो गया अपना, ठीक है। तो अब आप इन सबको निकाल दो, कैलकुलेट कर दो, PA माइनस PB बराबर, ये 20,000 है, 4,05,000 में से 4,05,000 और 20,000 4,25,000, उसमें से 50,000 गए तो 3,75,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको कह सकते हैं अपन कितना, 375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन मीटर में क्या आएगा, 375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से अपन का अपना निकल चुका है ये। तो ये प्रेशर डिफरेंस अपना आ गया, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया, इसकी वैल्यू प्लस आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, A पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है और B पॉइंट पर प्रेशर कम है। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि हमको तो इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड बताओ, इन टर्म्स ऑफ वाटर हेड, ठीक है भाई। वाटर हेड की टर्म में भी बताएंगे हम, क्या होगा, P
PA माइनस PB जो है ना उसमें वाटर की डेंसिटी इंटू जी का भाग दे दो। और ये कितना है मेरा, ये है 3,75,000। इसमें वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू 10 का भाग दे दो, कितना आ गया 37.5 मीटर ऑफ वाटर हेड आ गया भाई। तो कितना प्रेशर है ये, इन दोनों में डिफरेंस, इतना डिफरेंस है जितना अगर मैं एक नली लगा दूं और उसमें 37.5 मीटर की हाइट तक पानी भर दूं, उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उतना ही प्रेशर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड अगर अपन निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ मरकरी हेड तो क्या होगा भाई, PA माइनस PB डिवाइडेड बाय रो HG इंटू जी। तो 37,500 बटे मरकरी का 13,500 इंटू में 10, तो ये कितना आया अपना, ये अपना आएगा 43, 3 से कम आएगा 2.77 मीटर ऑफ मरकरी हेड। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपना ये अपना आ चुका है। अब इसके बाद में शायद लास्ट वाले मैंने कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक कर दी हो, एक बार आप देख लेना। शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि वहाँ पर मैंने ये 1 0 और बढ़ा दिया था, वो आप देख लेना अगर गलत हो तो। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही है अपना। तो इस तरह से अपन निकालेंगे। अगर आपको मरकरी हेड के टर्म में पूछ रहा है तो भी अपन ऐसे निकालेंगे, और अगर सिंपल आपको पूछे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। आपको रटना कुछ नहीं है, एक सेम लेवल पर आप एक लाइन खींचोगे, बी डैश मतलब जो भी आप पॉइंट बना रहे हो उससे दोनों तरफ ऊपर के प्रेशर की वैल्यू बराबर रहती है। अब ना तो बुक्स देखने की जरूरत है, ना ही इक्वेशंस रटने की जरूरत है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशंस को रट लेते हैं। ऐसे केस में PA प्लस में रो 1GH में बराबर ऐसे होता है, कुछ भी नहीं रटना। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे ही ध्यान रखना है। मैं इसको मिटाता हूँ। अब इसी यूनिट का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैंने अपनी हेडिंग थी यूनिट की, यूनिट की हेडिंग क्या थी अपनी, प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज। अब अपन देखते हैं, अभी तक अपन प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे, अब अपन बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज। फोर्स क्या होता है भाई, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे ही अपना फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू में एरिया। तो जो अभी तक हम प्रेशर पढ़ रहे थे उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, या उस फोर्स का दूसरा नाम होता है टोटल प्रेशर। वो अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मैं इसे मिटाता हूं। तो ये न्यूमेरिकल केवल इसलिए कराए थे मैंने जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैसे हम वैल्यूज को निकालते हैं। अब लिखते हैं भाई, मेन हेडिंग अपनी क्या है, मेन हेडिंग है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर को अपन CP से डिनोट करते हैं और इसको H बार CP से, CP बोलते हैं शॉर्ट में, और H बार CP से अपन इसको डिनोट करते हैं। तो पहले तो आपको बता दें कि भाई हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। पहली बात तो ये समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। इस फोर्स का नाम ही देखो, प्रेशर क्या होता था, स्मॉल p, फोर्स अपॉन एरिया। ये होता था प्रेशर, और इसकी वैल्यू आती थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर ये जो फोर्स है ना, फोर्स, उसको कैपिटल,
चलो अभी तो मैं ये फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब ये जो फोर्स होता है, अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू में एरिया हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी न्यूटन के अंदर। इस फोर्स को अपन एफ से डिनोट ना करके कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो ये जो कैपिटल पी है ना अपना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब स्टैटिक पानी के द्वारा या फिर स्टैटिक लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स। रुकी हुई अवस्था में लिक्विड है, उसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है किसी भी सतह पर, किसी भी सरफेस पर, उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और उसको कैपिटल पी के द्वारा डिनोट करते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है टोटल प्रेशर। अब आप कंफ्यूज क्या होंगे कि भाई टोटल प्रेशर का मतलब है उस पर 3-4 प्रेशर लग रहे होंगे, एक ऐसे, चारों को जोड़ दे तो टोटल प्रेशर। नहीं, इसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर की वैल्यू किस में आएगी, यूनिट न्यूटन में आएगी। बात क्लियर है कि नहीं, ये चीज ध्यान रखना। टोटल प्रेशर का मतलब प्रेशर का योग नहीं है, टोटल प्रेशर का मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ही है। क्लियर है बात। अब अपन देखते हैं इसके अंदर क्या होते हैं ये चीजें, कि भाई कोई भी हमारा लिक्विड है वो भरा हुआ है किसी कंटेनर में। तो जो लिक्विड भरा हुआ है किसी कंटेनर में, ऐसा कंटेनर मान लो, उस बॉक्स के अंदर पानी भरा हुआ है, तो बॉक्स की जो भी सरफेस है उस सरफेस पर उस पानी के द्वारा एक फोर्स लगता है सरफेस पर, और उस फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना भैया, जो प्रेशर हमने अभी तक पढ़ा है ना, ρgh, हाँ वही प्रेशर, वो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। भाई जो भी सरफेस एरिया पर आपको निकालना है ना फोर्स, उस सरफेस एरिया से आप गुणा कर दो किसको, प्रेशर को। मतलब ρgh इंटू में a, वही क्या है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना सिंपल था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ऐसी टंकी है कि वो यू इंक्लाइंड है ऐसे, ठीक है, उसका एक सरफेस ऐसे है, एक ऐसे ट्रेपेजोइडल टाइप में, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे। ऐसे गमले आते हैं ना इस तरह के, आपने देखे होंगे, ऐसे गमले देखे होंगे, चार तरफ से यूं इंक्लाइंड, यूं है यूं, ठीक है। और नीचे का सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। या फिर आपने ऐसी अपनी जो पानी की टंकी होती है भाई, ऊपर, मैं गोल तो दिखाऊंगा नहीं आपको, ऐसा मानो कोई ऐसी टंकी है, ये ऊपर ढक्कन है और ये उसका इंक्लाइंड सरफेस है चारों तरफ से, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, पानी इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। तो ये जो पानी भरा हुआ है, इस पानी के द्वारा इसके प्रत्येक सरफेस पर, प्रत्येक सरफेस मतलब वर्टिकल दिख रहा है, इस पर भी ऐसे फोर्स लगता है, ठीक है, ऐसे फोर्स लगता है। फोर्स, प्रेशर तो लगता ही है, प्रेशर कितना लगता है, ρgh। कैसे ज्ञात करते हैं अपन बता चुके हैं, फोर्स लगता है, ये जो इंक्लाइंड दिख रहा है इस पर भी लगेगा ऐसे, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है। ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है नीचे वाला सरफेस, बॉटम सरफेस, उस पर भी ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगा। तो मतलब प्रत्येक सरफेस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स को ही अपन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, कैपिटल पी के द्वारा डिनोट करते हैं। ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। और कैसे ज्ञात करेंगे, स्मॉल p इंटू ए से। स्मॉल p क्या होता है, ρgh इंटू में एरिया। अब मान लो आपको ये वर्टिकल सरफेस पर ज्ञात करना है, तो वर्टिकल सरफेस का जो भी एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, वो लिख दोगे आप यहाँ पे। बॉटम जो है उसका लंबाई चौड़ाई, जो आप जैसे मान लो ये फर्श है, पानी भरा हुआ है इस कमरे में, तो फर्श पर निकालना है, तो फर्श का जो भी एरिया है, लंबाई चौड़ाई, वो पुट करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या फिर टोटल प्रेशर इसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू न्यूटन में आ जाएगी। अब बात आती है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये जो फोर्स जिस पॉइंट से गुजरता है, इसका रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे एक्ट करता है, उस पॉइंट को ही अपन क्या बोलते हैं, जैसे अपना सीजी नहीं होता है क्या, सीजी, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता हुआ माना जाता है या वहां से गुजरता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे ही ये जो अपना पूरा जो फोर्स है, ये आपको वो वॉल दिख रही है, पानी भरा हुआ है, इस वॉल पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जिस पॉइंट से गुजरेगा, मान लो रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है, तो उस रिजल्टेंट जिस पॉइंट से गुजर रहा है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। और कैसे ज्ञात करोगे, वैसे ज्ञात करेंगे अपन जैसे अपन सीजी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है अपना सेंटर ऑफ प्रेशर। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसके बाद में अपन 1 बाय 1 देखेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैंने इसलिए बनाया ये कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उस पर तो अपन किस तरह से ज्ञात करें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को, वर्टिकल है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इंक्लाइंड है तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या क्या ज्ञात करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को और सेंटर ऑफ प्रेशर को। मतलब कैपिटल P और सेंटर ऑफ प्रेशर को अपन h बार CP से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये दोनों चीज ज्ञात करेंगे 4 केसेस में। कौन कौन से केसेस है अपने,
पहला है हॉरिजॉन्टल सरफेस, दूसरा है इंक्लाइंड सरफेस, तीसरा है वर्टिकल सरफेस, चौथा है कर्व्ड सरफेस, थोड़ा कर्व हो। तो चारों पर अपन देखते हैं वन बाय वन। पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। लिक्विड में डूबे हुए ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लिक्विड द्वारा एक फोर्स लगता है, इसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या टोटल प्रेशर कहते हैं। यह फोर्स सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है और इसका रिजल्टेंट जिस पॉइंट से गुजरता है उसे सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। ठीक है भाई। अब अपन हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ CP, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन डिफरेंट सरफेस। डिफरेंट सरफेस पर अपन इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ किसके ऊपर, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। फर्स्ट लिखते हैं अपन इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं इसको मिटाता हूँ वही, और इसमें अपन फर्स्ट लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलो 20 मिनट्स। तो अपन इसमें फर्स्ट लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में सबसे पहले अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही पढ़ते हैं। जो बॉटम, मान लो टंकी का बॉटम है, हॉरिजॉन्टल ही रहता है, उस पर टोटल प्रेशर कितना, प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, वो अपन देखते हैं। तो देखो इस तरह का कोई सरफेस है अपना,
ये सरफेस है और ये अपना लिक्विड भरा हुआ है। ये हाइट कितनी है इसकी, स्मॉल h है। इसका सरफेस एरिया बराबर कैपिटल A है। ठीक है भाई, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, स्मॉल h है। तो मैं लिखता हूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बराबर प्रेशर इनटू में सरफेस एरिया, कैपिटल P बराबर स्मॉल p इंटू में A। तो कैपिटल P बराबर स्मॉल p क्या होता है, रो जी एच, ये जो इसकी हाइट है, इंटू में A। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको सारी टर्म जो है याद कराने के लिए, सिंपल वे के लिए मैं आपको इस तरह से याद करूँ, रो जी ए एच। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ, ए को पहले लिखता हूँ, एच को बाद में। कैपिटल B बराबर रो जी एरिया इंटू में H, और H का भी चलो पहले इसके बाद लिख लेते हैं अपन। वेयर, यहाँ पर H क्या है, H क्या है, H लिक्विड का टॉप सरफेस और जो सरफेस है प्लेन है उसके टॉप सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, उसके टॉप सरफेस और लिक्विड के टॉप सरफेस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस। H क्या है, वेयर H इक्वल्स टू vertical distance between plane top surface and liquid top surface। लिक्विड के टॉप सरफेस और प्लेन जो है इसके टॉप सरफेस के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है हमारी क्या, h। अपन बात करते हैं इसके बाद में, h के बाद में अपन बात करते हैं h बार, सिंस h बार इज इक्वल्स टू h। ये क्या है, ये 1a इक्वेशन है। Therefore, equation 1a becomes P बराबर रो जी एरिया इंटू में H बार 1b। देखो भाई, ये हमारी, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एच तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ये है सरफेस हॉरिजॉन्टल। तो इसमें सेंटर का पॉइंट ये है हमारा, इस सरफेस का, ये आपको रेक्टेंगल तो दिख रहा है, रेक्टेंगल सीजी कहाँ पर होगा, बीच में होगा, बीच में ही तो होगा। और सरफेस का सीजी कहाँ पर, सरफेस पर ही होता है, तो इसके बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर है सीजी। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ तो भी सीजी तो इस पॉइंट पर ही रहेगा रेक्टेंगल का। तो इसका जो सीजी है ये मतलब यहीं पे सरफेस पर ही है और सरफेस के सेंटर पर है। तो सीजी से लेकर के लिक्विड के टॉप सरफेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी तो एच ही है। बात कर रहे हैं कि नहीं भाई? मुझे तो ये देखना है लिक्विड के टॉप सरफेस से और जो सरफेस पड़ा है ना प्लेन का जो सीजी है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, एच के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि वो जो सीजी है इसके सरफेस पर ही होगा, सरफेस के सेंटर पर। तो जो सीजी है इसका, प्लेन का जो सीजी है वो और लिक्विड के बीच की डिस्टेंस मतलब एच बार बोलते हैं उसको अपन। सीजी की डिस्टेंस को एच बार से डिनोट करते हैं। सीजी को अपन किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार वाई बार। यहाँ पर अपन एच हाइट ले रहे तो हाइट से डिनोट करेंगे एच बार से। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस वाले केस में, हॉरिजॉन्टल वाले केस में एच बार बराबर एच। ठीक है, सिंस एच बार इज इक्वल्स टू एच, देयरफॉर इक्वेशन 1a, इसको 1a नाम दे दिया, बिकम्स 1a क्या हो जाएगी अपनी, एच की जगह मैंने एच बार पुट कर दिया और उसको पीछे रख दिया, रो जी एरिया इंटू में एच बार लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, तो अपना ये हो चुका है 1b।
अब उसके बाद में एक चीज़ और लिखूंगा मैं आपको, क्या कि ये तो था एच बार। अब अगर मैं एच बार सी पी की बात करूं, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करता हूं, सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं, तो इस वाले केस में जो मेरा सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर भी कहां पर होगा, जो हमारा सरफेस है, सरफेस का जो सीजी है उस सीजी पर से ही गुजरेगा। ठीक है, तो उसका सीजी कहां पर होगा, सरफेस का सीजी जो है वो यहीं पर होगा, बिल्कुल टॉप सरफेस पर ही। मतलब जो एच बार है वही हमारा एच बार सीपी है। तो तीनों चीजें सेम हो गई। कौन से केस में, इस वाले केस में, केवल इस वाले केस में होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है सीजी जो है, जो अपना सरफेस है, सरफेस प्लेन है हॉरिजॉन्टल, उसका सीजी सेंटर पर है। आपने ऐसे रख दिया तो वहां से लेके टॉप सरफेस तक की डिस्टेंस सीजी से वो भी सेम है। इसके सरफेस और टॉप सरफेस की हाइट मतलब एच, वो भी सेम है। एच बार सी पी भी यहीं से गुजरेगा, तो यहाँ से लेकर टॉप सरफेस के बीच की डिस्टेंस भी सेम है। तीनों ही चीज़ सेम होती है कौन से, हॉरिजॉन्टल वाले केस में। आपको ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है हमेशा, कौन सी, पी बराबर रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार। क्यों, क्योंकि आगे आपको यही इक्वेशन को मैं बार बार चेंज करता हुआ दिखाऊंगा। यहाँ पर बस आपको एच की वैल्यू पुट करनी है। रो जी ए एच लिख देता हूँ मैं इसको आपको, 1A भाई इक्वेशन तो है, रो पी की जगह रो जी एच इंटू ए लिख दिया मैंने। बस मैं इसमें क्या करूँगा, कैपिटल पी और रो जी ए को आगे और एच को पीछे कर दिया मैंने। ऐसा क्यों किया है, आपको हमेशा रो जी ए एच ध्यान रखना है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू रो जी ए एच होती है। चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन केस हो, चाहे इंक्लाइंड, चाहे वर्टिकल, चाहे कर्व्ड, चारों में रो जी ए एच होगा। बस यहाँ पर चेंज क्या होगा, रो और जी सेम होगा, रो भी सेम होगा, जी भी सेम होगा, तो कांस्टेंट है, ए भी सेम होगा, बस एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल वाले केस में एच किसके बराबर है, एच बार के बराबर। ठीक है ना, यहाँ पर एच किसके बराबर है, एच बार के बराबर है। तो पी बराबर क्या होगा, रो जी एरिया इंटू एच बार। कौन से केस में, हॉरिजॉन्टल वाले केस में। और मैं आपको जब बाकी के केस कराऊंगा तो आपको याद कराऊंगा, इन चीज़ों को याद कराने के पर्पज से मैंने इसको ऐसे लिखा है जिससे आपको याद रहे, कॉमन चीज़ याद रहे। तो ये हो चुका है अपना। एच बार लिखता हूँ मैं, एच बार क्या होता है, एच बार क्या है हमारा, एच बार बराबर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड टॉप सरफेस एंड सीजी ऑफ प्लेन। प्लेन का जो सीजी है वो और लिक्विड के टॉप सरफेस के बीच की डिस्टेंस है एच बार। ठीक है ना, आप यहां तक उतारो, बाकी का चलो मैं यहां उतार देता हूं, यहां उतार देता हूं। उसके बाद में बात आती है हमारे किस चीज की, उसके बाद में बात आती है, लिख देता हूं मैं, इस केस में मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर भी सरफेस के सीजी से गुजरता है। अतः इस केस में H बराबर एच बार सी पी, सेंटर ऑफ प्रेशर बराबर एच बार बराबर एच। इस केस में तीनों ही चीज़ें होती हैं। इस केस में जो अपना एच बार सी पी सेंटर ऑफ प्रेशर और जो अपना सी जी उसके बीच की डिस्टेंस वो, प्लस में जो अपना एच है, सारी चीज़ क्या होंगी, एक ही चीज़। इन तीनों का मतलब क्या है, एक ही रहेगा, क्योंकि वही हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सारी चीज़ उसी प्लेन पर रहेंगी। ठीक है ना, आप ये उतार लीजिए। अब मैं फिर से याद करा देता हूँ आपको, केवल क्या ध्यान रखना है, कोई भी पूछे, कोई सा भी केस हो चारों में से, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स या हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितना होता है, तो रो जी ए एच होता है। बस आपको एच चेंज करना हर एक केस में। इस वाले केस में एच क्या होता है, एच बार के बराबर। अगले केस में एच की वैल्यू कुछ और होगी, उससे अगले में कुछ और होगी, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी सब में प्रेशर फोर्स की वैल्यू रो जी ए एच ही रहेगी। अब हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको उतार लो, इसके नीचे ये उतारना है, मैं इसे मिटाता हूँ। उसके नीचे अपन लिख देंगे क्या,
प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो भाई, ये हमारा सरफेस था, ठीक है। इस सरफेस पर ये टोटल इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड भरने के कारण मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर प्रेशर P बराबर रो जी एच ही तो होता है। तो प्रेशर की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होगी, रो जी एच। एच सेम है, जब एच ही सेम है, हाइट सेम है ना पूरे पर, ये पूरे पर हाइट सेम है, तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या रहेगी, P की वैल्यू सेम रहेगी। तो P बराबर, तो कंप्लीट क्या रहेगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म। किस तरह से रहेगा, यहाँ पर प्रेशर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में जो हमारा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। क्यों होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि पूरे पूरे सरफेस पर हाइट सेम है, तो रो जी एच प्रेशर सेम होगा। पर एरिया तो कांस्टेंट है ही हमारा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एच ही तो वेरी करता है। जब एच ही सेम है कंप्लीट प्लेन पर, तो पूरे पूरे पर कैसा होगा हमारा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म होगा। तो कोई आपसे पूछे हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल था पहला केस। दूसरा केस इंक्लाइंड, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसको अपन, आप इसको कंप्लीट कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले के अंदर। इसको कोरिलेट भी करवाऊंगा, याद भी करवाऊंगा। आप रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच।